Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back in the lecture number 9 of elementary mathematics and stats. आज के लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस एंड टू अननोन, सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस एंड थ्री अननोन्स, क्रेमर्स रूल, रो ऑपरेशन एंड रो एचलन फॉर्म्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस टू अननोन्स क्या होती हैं. उसके बाद थ्री इक्वेशंस और थ्री अननोन्स वो कौन सी इक्वेशंस होती हैं. और नेक्स्ट फिर इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं कि जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस टू अननोन्स या सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस एंड थ्री अननोन्स की बना तो फिर उसको हम किन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स, टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स सच एज a1x प्लस b1y इक्वल टू k1, a2x प्लस b2y इक्वल टू k2. अब इसमें a1 b1 k1 a2 b2 k2 ये क्या आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, जबकि जो इन दो इक्वेशंस में x और y हैं ये आपके पास क्या हैं, अननोन्स हैं. तो इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कितनी हैं, 2 हैं, और आपके पास नंबर ऑफ़ अननोन्स क्या हैं, 2 हैं. तो सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स हो गए. और ये दोनों इक्वेशन मिल के आपके पास क्या है, एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं वो इक्वेशन नंबर 1 है. If the system 1 k1 is equal to k2 is equal to 0, then it is said to be a system of homogeneous linear equations in x and y. अब राइट हैंड साइड पे अगर आपके पास इक्वेशंस में k1 और k2 इक्वल टू 0 होगा तो फिर हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास सिस्टम क्या है, होमोजीनियस है, या ये हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है इन x एंड y. ठीक है, चूँकि x एंड y आपके पास अननोन्स है तो इस वजह से इन x एंड y किया जाए. सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस एंड थ्री अननोन्स में क्या होगा, आपके पास तीन इक्वेशंस गिवन होंगे, तीन ही आपके पास अननोन्स होंगे या तीन ही आपके पास वेरिएबल्स होंगे. ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू k1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू k2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू k3. अभी आपके पास क्या है, x y z तीन अननोन्स हैं, और इसी तरह से आपके पास a1 b1 c1 k1 a2 b2 c2 k2 a3 b3 c3 k3 ये आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं. अगेन अगर इस सिस्टम में आपके पास k1 k2 k3 इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फिर ये आपके पास क्या होगा, सिस्टम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का होगा. और अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फिर ये क्या होगा, नॉन होमोजीनियस होगा. अब उसमें आपके पास नंबर ऑफ़ अननोन्स 2 थे, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस 2 थी, तो वहाँ से हम सिस्टम बना सकते हैं इक्वेशंस का, या हम वहाँ से मैट्रिक्स बना सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स का. ठीक है, या उसको हम इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स में. इसी तरह से इसमें आपके पास क्या है, तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन्स हैं, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 3x3 मैट्रिक्स में. द सिस्टम 2 consists of three equations in three variables, so it is called 3x3 linear system. But a system of the form x minus 5 plus 2 is equal to 6, 2x plus 5 plus 3 is equal to 4 is named as 2x3 linear system. ठीक है, इससे अब हमारे पास नंबर ऑफ़ अननोन्स भी तीन थे और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस भी तीन थे, तो उस वजह से हम जब उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगा, 3x3 का. तो हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम हमारे पास क्या है, 3x3 का सिस्टम है. लेकिन अब नेक्स्ट एग्जांपल में जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशंस 2 हैं, लेकिन इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ अननोन्स x y z वो कितने हैं, 3 है, तो ये हमारे पास सिस्टम क्या है, 2x3 लीनियर सिस्टम. नेक्स्ट आ गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. वी डिस्कस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विद एग्जांपल. एग्जांपल इज गिवन बिलो. ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास कहाँ से आता है, जो हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं. ठीक है, अब इसमें हमारे पास जैसे x1 x2 x3 ये हमारे पास क्या है, अननोन्स, और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कितनी है, 3. तो जब हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखें तो हमारे पास क्या सिस्टम बनेगा, 3x3 का सिस्टम बनेगा, या 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास अननोन्स कितने हैं, 3 है, और इक्वेशंस भी कितनी हैं, 3. तो लिखेंगे इसको किस तरीके से, x1 x2 x3 पहली इक्वेशन का पहले आएगा, x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का कोफिशिएंट 3 है, और नेक्स्ट x3 का कोफिशिएंट 2 है. ठीक है, उसके बाद डॉटेड लाइन से हमने इसको सेपरेट किया हुआ है राइट हैंड साइड पे, जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड है वो फिर हम डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे लिखेंगे. इसी तरह से इक्वेशन 2 को लिखेंगे, x1 के कोफिशिएंट 4 है, x2 का कोफिशिएंट 5 है, x3 का कोफिशिएंट -3 है. ठीक है, तो 4 5 -3, और उसके बाद हमने क्या लिख लिया, राइट हैंड साइड पे जो 3 है वो हमने डॉटेड लाइन के बाद लिख लिया. ठीक है, तो इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख सकते हैं. नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्रेमर रूल. क्रेमर रूल किस लिए यूज़ होता है कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, यानी इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जो हमारे पास अननोन्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए.
तो पहले जनरल मेथड देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है या एक जनरल हमारे पास सिस्टम गिवन है तो उसके ऊपर हम क्रैमर रूल कैसे अप्लाई करेंगे। अब इसमें हमारे पास सिस्टम नंबर 1 में देखें, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस 3 है और नंबर ऑफ़ अननोन्स इसमें हमारे पास 3 ही है, x1 x2 और x3। और बाकी जो तो a11 a12 a13 b1 ये सारे हमारे पास क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। दीज आर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स x1 x2 x3। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स इसमें हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 विद कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, x1 x2 x3 के साथ हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट्स हैं a11 12 13 और जो राइट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशंस के b1 b2 b3 हैं ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं इन द रियल फील्ड आर, यानी ये हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे। वो राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक फॉर्म्स एज a x इक्वल टू b। ठीक है, जबकि a इसमें हमारे पास कैपिटल A क्या है, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है और इसको हमने किस तरीके से लिखा हुआ है, a इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, ब्रैकेट में और 3/3। 3/3 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज और 3 कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, ए आई जे स्मॉल ए आई जे का मतलब क्या है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है। और कैपिटल X इक्वल टू x1 x2 x3, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अननोन्स है। अब जब आप a और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिस्टम 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है वो बन जाएंगे। ठीक है, और इक्वल टू b राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, b1 b2 b3। वी नो दैट द मैट्रिक्स इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज x इक्वल टू a इनवर्स b इफ़ a इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो सिस्टम 2 में ax इक्वल टू b है इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, अब ये हम कब लिख सकते हैं, जब हमारे पास a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं लिख सकते। और नेक्स्ट नोट हमारे पास क्या है, a इनवर्स इंटू a x इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू b a इनवर्स। ठीक है, मतलब अगर आप दोनों तरफ से a इनवर्स मल्टीप्लाई करें क्वेश्चन को तो फिर आप अगर लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर दोनों तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने a इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन की एक तरफ और इक्वेशन की दूसरी तरफ आप उसको राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोल्यूशन ही नहीं आएगा इसका। वी ऑलरेडी प्रूव दैट ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए आई जे 3/3। ठीक है, एडजॉइंट ए किसी से फाइंड करते हैं, ये भी मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आपने इसको वैसे फाइंड करना है। जस्ट इसमें फ़र्क किया है, उसने ट्रांसपोज ले के लिखा हुआ है। ठीक है, पहले हम देख रहे थे कि हम a11 12 13 ये सारी हम वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद ट्रांसपोज ले लेते थे, इसमें उसने पहले ट्रांसपोज ले लिया और उसके बाद वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जनरल वैल्यूज लिखी हुई है a11 12 13। आप इसे पहले वाले लेक्चर्स में देखें तो ये a11 12 13 पहली रो में लिखा हुआ है, पहले हमने किस में लिखा था इसको, ये यहाँ पे पहले कॉलम में लिखा हुआ है, पहले हमने इसको रो के फॉर्म में लिखा था। ठीक है, तो यानी अब इसमें आपने पहले एडजॉइंट ए में ये ए इनवर्स के लिए आपने फाइंड करना है पहले ए डिटर्मिनेंट, अगर तो आपके पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, तभी आपके पास फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे और उसके बाद ए एडजॉइंट ए फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो न थस x1 x2 x3, ठीक है, ये आपके पास अननोन था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था कि क्वेश्चन 2 से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहाँ पे थस x आपके पास अननोन्स क्या थे, x1 x2 x3 इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, जबकि ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, और b हमारे पास क्या है, b1 b2 b3। ठीक है, तो अब आप इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, a11 b1 प्लस a21 b2 प्लस a31 b3। इसी तरह से फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करोगे b1 b2 b3 से, फिर थर्ड रो को मल्टीप्लाई करोगे b1 b2 b3 से। ठीक है, a13 b1 a23 b2 a33 b3। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होती है। इसी तरह से अगर हमारे पास ये नेक्स्ट होता है b1 b2 b3 की, नेक्स्ट आ जाता b4 b5 b6, तो फिर नेक्स्ट हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ से हमारे पास x1 x2 x3 क्या आ गया, ऊपर हमारे पास 1/a डिटर्मिनेंट है, तो a डिटर्मिनेंट को हमने नेक्स्ट तीनों इक्वेशन से डिवाइड कर दिया मैट्रिक्स में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, हैंस x1 इज इक्वल टू b1 a11। ठीक है, x1 x2 x3 इक्वलेंट है a11 b1 प्लस a21 b2 प्लस a11 प्लस a31 b3 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट के। तो x1 को पहली इक्वेशन के इक्वल लिखेंगे
और जो x2 है उसको दूसरी के इक्वल रख लेंगे और x3 को तीसरी के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास x1 इक्वल टू b1 a11 प्लस b2 a21 प्लस b3 a31 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपने a11 a21 और 31 ये आपने कैसे लिखना है कि ऊपर आपके पास जो एडजॉइंट ए में ये जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं a11 a21 a31, ठीक है, यहाँ से आपने देख के इसकी ये वैल्यूज़ लिख लेनी है a11 की a21 और a31 की। तो यह आपके पास फिर जो अबव मैट्रिक्स है ये बनेगा। अब इसमें x1 है तो b1 b2 b3 को आप फर्स्ट कॉलम में लिखोगे। ठीक है, b1 b2 b3 को फर्स्ट कॉलम में लिखने के बाद a11 a21 और 31 ये जो पहले मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया था जिसमें हम प्रिंसिपल माइनर्स के थ्रू ये वैल्यू फाइंड करते हैं a11 a21 और 31 की। तो वैसे आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है, रिपीट इसमें कोई वैल्यू नहीं करनी, बस वो वैल्यूज़ आपने इसको लिख देनी है इस तरीके से कि पहले आपके पास b1 b2 b3 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और बाकी वैल्यूज़ a11 a21 और 31 की बाद में इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, यानी a11 की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करते थे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट कर देते थे और बाकी जो वैल्यूज़ आ जाती थी हम उसको लिख देते थे। इसी तरह से a21 में सेकेंड रो और इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास x3 आ जाएगा। x3 के लिए क्या करेंगे, b1 b2 b3 को हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे और बाकी जो a13 a23 और a33 की वैल्यूज़ हैं वो आपने इस तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेनी है, वैल्यू रिपीट कोई नहीं करनी। ठीक है, द मेथड ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट्स 1 2 एंड 3 इज ऑफन रेफर्ड टू एज क्रैमर रूल। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 को हम क्या कह रहे हैं, क्रैमर रूल कह रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, यूज़ क्रैमर रूल्स टू सॉल्व द सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम गिवन है, इसमें अननोन कितने हैं, x1 x2 x3 और नंबर ऑफ इक्वेशन भी इसमें हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। अगर तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट हमारे पास 9 आ रहा है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई करेंगे x1 इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट आपने कॉलम में क्या लिखना है, b1 b2 b3, ठीक है, और उसके बाद आपने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो फार्मूले में गिवन है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपके पास x1 की वैल्यू 1 आ गई, x2 की वैल्यू भी 1 आ गई और x3 की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। ठीक है, ये जो इससे अब हमने क्रैमर रूल क्वेश्चन 1 2 और 3 ये फाइंड किया है, इसी में आपने डायरेक्ट ये फार्मूले याद रखने हैं और इसी में आपने ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से आपके पास जो नंबर ऑफ अननोन्स है क्वेश्चन के वो आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रो ऑपरेशन एंड रो एचलन फॉर्म। वो एक्सप्लेन रो ऑपरेशन और रो एचलन फॉर्म विद एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल्स को लेके हम रो ऑपरेशन क्या होती है और रो एचलन फॉर्म क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू रो एचलन एंड रिड्यूस टू रो एचलन फॉर्म। ठीक है, अब इसमें हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, एक एचलन फॉर्म में बनाना है और दूसरी रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में बनाना है। अब रो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सोल्यूशन, अब सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, पहले हमने एक्सचेंज कर दिया R1 को R2 से। ठीक है, बाय R1, ये जो एरो का सिंबल है R1 और R2 के दरमियान, इसका मतलब क्या है कि हमने रोज़ को एक्सचेंज कर लिया। इससे पहले हमारे पास पहली रो क्या थी, 2 3 -1 9 और दूसरी रो हमारे पास क्या थी, 1 -1 2 3। ठीक है, तो इसको हमने एक्सचेंज कर लिया, तो सेकंड रो हमारे पास फर्स्ट रो में चली गई है। तो जब भी आप रो ऑपरेशन कहीं पे अप्लाई करेंगे या मैट्रिक्स में आप जब कहीं पे कोई चेंजिंग्स कर रहे हैं रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए, तो आपने उसी रो के आगे ही ये लिखना है। जैसे अब इसमें हमने चेंज किया है, फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह लिखा है, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट रो के आगे लिखोगे बाय R1 R2। ठीक है, ये इस तरीके से आप सिंबल यूज़ करोगे बाय R1 R2 और चेंजिंग भी फिर सिर्फ उसी रो में आएंगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप इसमें डायगनल में 1 बनाते हैं और डायगनल के नीचे 0 बनाते हैं। जैसे इसमें हमने क्या किया है, हमने देखा है कि हमारे पास जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, 2 -1 3। ठीक है, ये हमारे पास डायगनल एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें हमारे पास कितनी है, 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें हमारे पास क्या है, 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने R1 और R2 को इंटरचेंज किया है, तो उसके बाद 1 के नीचे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको हम 0 0 बनाएंगे। ठीक है, तो वो 0 हम किस तरीके से करेंगे, बाय R2 -2 R1। ठीक है,
R2 माइनस 2R1, यानी R1 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसमें ऐड कर देंगे R2। तो अब चूंकि हमने इसमें पहले क्या लिखा हुआ है, बाय R2, इसका मतलब चेंजिंग्स कहाँ हो रही हैं, रो 2 में, सेकेंड रो में। और फिर -2 R1 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, R2 में ऐड किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू, सेकेंड रो की पहली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और इसी के अकॉर्डिंग बाकी वैल्यूज़ आपने फिर चेंज करते जाना है। तो इसके बाद इसी तरीके से हमने क्या करना है, थर्ड रो के पहले एलिमेंट को 0 बना देंगे। तो थर्ड रो के पहले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 माइनस 3R1, ठीक है, रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको R3 में ऐड कर देंगे, तो आपके पास 0 आ जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग बाकी जो रो 3 की वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज होती जाएंगी। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाएंगे, उसके नीचे एलिमेंट को 0 बना देंगे। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को 1 बनाना है, उसके नीचे फिर हम क्या करेंगे, 0 बना देंगे, और इसी तरीके से थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट को 1 बनाना है। यानी इसमें जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है 2 -1 3, हमने इसको क्या करना है, 1 1 1 करना है, और इसके नीचे जितने एलिमेंट्स हैं वो हमने 0 बनाने हैं। जैसे मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, उसमें पहले रो हमारे पास पहला एलिमेंट 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 2 को 1 करेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास 1 और 3 है उसको 0 करेंगे। इसी तरह से हमारे पास दूसरा डायगोनल एलिमेंट क्या है, -1 है, इसको पहले 1 बनाएंगे, फिर इसके नीचे हम इसको क्या करेंगे, 0 करेंगे। और इसी तरह से हमारे पास तीसरा डायगोनल एलिमेंट क्या है, 3 है, तो इसके नीचे हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, जस्ट हम इसको क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या किया है, पहली और दूसरी रो को इंटरचेंज किया। जबकि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप R1 को 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, जब 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो पहला आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन उसमें आपके पास 3/2 आ जाएगा, -1/9 आ जाएगा, और 9/2 आ जाएगा। तो इससे आपके पास जो कैलकुलेशन है इसकी वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशन उसमें आ सकती है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, R1 को R2 से इंटरचेंज कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आई हुई है, थस 1 -1 2 3 0 1 -1 3 0 0 1 -1, ये हमारे पास क्या है, एचलन फॉर्म। और रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म हमारे पास क्या होगी, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 1 1, इनके नीचे 0 है, इनके अबव जो एलिमेंट्स है -1 2 -1, इनको भी हम अगर 0 कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म हो जाएगी। और इसको भी हम किस तरीके से कर सकते हैं, रो ऑपरेशन से। अच्छा, नेक्स्ट ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जो आपने सबमिट तो नहीं करवाने, लेकिन ये है कि आप इसको कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए, कोई आपको पॉइंट समझ ना आ रहा हो, ये एग्जांपल सॉल्व करते वक्त कहीं आपसे मिस्टेक हो रही है या आप आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आपने वो मेरे से पूछना है, ठीक है। ये लेक्चर आपका यहीं तक था।